डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं ईयरली एग्जाम पेपर 9th क्लास का इंग्लिश कंपलसरी का। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर का क्या आंसर रहेगा। और ये पेपर आप जो है मैच कर लेना, आपके जितने भी स्कोर है वो हमें कमेंट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और साथ ही साथ में जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यदि आप अपना कोई भी क्वेश्चन पेपर जो आप दे रहे हैं एग्जाम में, जैसे कि ये बच्चे भेज रहे हैं हमें, तो आप भी भेज सकते हैं उसको पीडीएफ बना करके। और पीडीएफ होना चाहिए साफ, और भेज सकते हैं आप 8469022568 पर। केवल ये आपको क्वेश्चन पेपर भेजने के लिए नंबर दिया गया है, इस नंबर पे, अन्यथा कोई भी कॉल वॉल आपका रिस्पॉन्स नहीं किया जाएगा। तो ये केवल आपके पेपर के सॉल्यूशन के लिए नंबर दिया गया है, जो कि व्हाट्सएप नंबर है, और इस पे आप अपने सॉल्यूशन के लिए अपने क्वेश्चन पेपर को हमारे पास भेज सकते हैं, जैसे कि आप ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। चलिए, इसमें पहला जो पेपर है आपका क्वेश्चन का, इसमें सेक्शन ए में रीडिंग दिया गया है। जरूरी नहीं है कि सभी जगह सेम पेपर आता है, आपके 33 जिले हैं, 33 तरह के पेपर बनते हैं, कई क्वेश्चंस आपके मैच होते हैं, ठीक है। और जो नए जिले बने हैं वो शामिल नहीं है अभी। जो आपके 33 जिले पहले वाले थे वही रहेंगे अभी फिलहाल इस पेपर तक। और पेपर के बाद में जब जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा, जब डिक्लेयर किया जाएगा, छावनी तबलीज की छावनी के रूप में बदल दिया जाएगा, मजिस्ट्रेट बैठेंगे, तब जाके वो जिला बनेगा। जिला ऐसे ही केवल बोलने से नहीं बनता है, ठीक है। तो अभी समय लगेगा जिला बनाने में, केवल बोला गया, घोषणा की गई है, अभी इंप्लीमेंट करने में समय लगता है। और हो सकता है समय 1 साल भी लगे, 2 साल भी लगे, और बहुत ज़्यादा भी लग सकता है। तो ये केवल आप 33 जिलों के हिसाब से तैयारी करें, और 33 जिलों में जो पेपर आते हैं वो उसी के हिसाब से तैयारी करें। और सब जगह पैटर्न जो है, कहीं पर आपका पहला पैराग्राफ ही मिलेगा देखने को, और कहीं पर आपको पहले क्वेश्चन में ही एमसीक्यू देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कहीं भी चेंज हो सकता है। अब बात करते हैं ये जो इंग्लिश का पेपर हुआ है इसके सॉल्यूशन की। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आप पैसेज देख सकते हैं। ए फ्यू ईयर्स अगो मॉस्किटोज, फीस, टिक्स और फ्लाइज आर रिलेटेड बाइटिंग एंड ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स। तो यहाँ पर दिया गया है कि कुछ साल पहले जो मॉस्किटो थे, फीस थे, टिक्स थे, या फ्लाइज जो मक्खियाँ थी, ये सारे के सारे जो काउंट किए जाते थे, क्या तो ये काटने के लिए होते थे, या फिर ये ब्लड सकिंग यानी कि खून चूसने वाले होते थे। इंसेक्ट मतलब कीड़े। अब इस तरह से ये पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ को आपको समझ लेना है पहले, और उसके बाद इसके क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, एमसीक्यू यहाँ पर दिया गया है। तो एमसीक्यू हमारे क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द स्प्रेड ऑफ डिजीज, यानी कि कौन से जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्रिएट करते हैं जो कि डिजीज़ फैलाते हैं। तो डिजीज़ फैलाने में मॉस्किटो एंड फ्लाइज तो हैं ही, टिक्स एंड प्लीज भी हैं, साथ साथ बाइटिंग एंड ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स जो भी हैं वो भी हैं। यानी कि सारी चीज़ें जो हैं ये क्या करते हैं, आपके जो भी ब्लड सकिंग है या बाइटिंग है, आपके इंसेक्ट्स हैं यानी कीड़े मकोड़े हैं, ये सारे के सारे जो है आपके बीमारियां फैलाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्प्रेड करते हैं ये। तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज जो है, इसका आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। व्हाट टाइप ऑफ इंसेक्ट आर दे, तो ये कैसे इंसेक्ट हैं, यानी कि कैसे कीड़े मकोड़े हैं ये। तो हम कह सकते हैं कि अभी हमने पढ़ा पेपर में, और यहाँ पे पैराग्राफ को भी पढ़ चुके हैं। तो ये बाइटिंग करते हैं यानी काटते हैं, और ब्लड सकिंग यानी कि खून चूसते हैं। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा अगर अकॉर्डिंग टू पैसेज की बात करें। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच डिजीज आर कॉज्ड बाय देम, और कौन सा डिजीज जो है इन जो फ्लाइज जो हमने पढ़ा है उनके बारे में, तो कौन सा डिजीज जो होता है वो हो जाएगा या होता है। तो आपको तो सबसे पहले तो पैराग्राफ, अगर आपने नहीं पढ़ा है और पढ़ना नहीं सीखा है, तो सबसे पहले तो पैराग्राफ पढ़ना सीख लो, ठीक है। पढ़ना सीख लो, पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे, तो पढ़ना जरूर सीख लो, ठीक है। पढ़ना सीख लो। और जो है इस एग्ज़ाम के बाद में जो आप जब 10th क्लास में जाने वाले हैं, तो 10th क्लास के लिए हमने जो है फर्स्ट वीडियो पूरे यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पे जो है लॉन्च करने वाला हूँ मैं ऐसा वीडियो, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, हिस्ट्री की, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। उसको पूरा हिंदी में समझाने वाला हूँ, पूरा मूवी बना करके। क्योंकि आप जितना भी चैप्टर पढ़ लें, चाहे कितने भी बड़े स्कूल में पढ़ लें या बेहतरीन स्कूल में पढ़ लें या कोचिंग कर लें, ये जो चैप्टर्स हैं, जब तक आपको इमेजेस यानी कि आपके सामने पिक्चर प्रस्तुत नहीं करी जाएगी, जैसे कि आपने बाहुबली देखी होगी मेरे हिसाब से, तो आपने दोनों पार्ट देखे होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, जिसमें आपका स्टोरी था। फर्स्ट पार्ट जो आपने देखा था, यानी कि पहला पार्ट जो आपने स्टार्टिंग वाला पार्ट जो देखा था, और बाद में कंक्लूजन निकला था, तो ये पार्ट जो है इसमें उल्टा स्टोरी दिखाया गया था। इसी तरह से जो यूरोप में राष्ट्रवाद उदय है, इसमें भी थोड़ी सी स्टोरी उल्टी चलती है, मतलब पहले की घटना बाद में, बाद की घटना पहले दिखाई जाती है। तो उसको हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे और उसको समझेंगे पूरा का पूरा पिक्चर के माध्यम से, और पूरी की पूरी वीडियो देखेंगे हम फिल्म के मूवी की तरह उसको। और आप जानते हो कितनी भी बड़ी मूवी हो, कोई सी मूवी आपने देखी हो,
3 घंटे में आप उसको रट लेते हो। कोई भी अगर 10 दिन बाद भी उस मूवी के बारे में आपसे कोई भी पात्र के बारे में बात करे, कौन सी घटना हुई थी, क्या स्टोरी थी, आप सारे बता देते हो। तो उसका रीज़न क्या है कि एक मूवी है, उसको बनाने का तरीका एक बहुत ही स्टैंडर्ड होता है ताकि आपको वो समझ में आ जाए। तो उसी स्टैंडर्ड तरीकों को हमने फॉलो करते हुए हमारी टीम ने बहुत मेहनत करी है, सभी ने बहुत मेहनत करी है और आपके लिए एक पिक्चर जो है प्रस्तुत कर दी है यूरोप में राष्ट्रवाद उदय के लिए। तो 10th क्लास में जैसे ही जाएंगे वो वीडियो मैं अभी लॉन्च करने वाला हूँ विद इन सम डेज़ में। तो उसको लॉन्च करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसके लिए तैयार रहिए। और यूट्यूब में पहली बार, यूट्यूब के इतिहास में पहली बार जो है ये चीज़ फॉलो होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए हमने बताया कि जो कॉज होता है वो सभी के द्वारा होता है, यानी कि मलेरिया भी कॉज होता है, उससे येलो फीवर भी होता है, स्लीपिंग सिकनेस होती है, प्लेग भी हो जाता है और थाइफस हो जाता है। इसके अलावा जो है रिकरेंट फीवर भी हो जाता है। तो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि सारे के सारी बीमारियां इनसे होती है। तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। इसके बाद जो है चौथा प्रश्न, व्हाट इज बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी क्या होती है। तो अगर आपने इस पैसेज को फिर से मैं बता रहा हूँ, पढ़ना सीखिए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे कैसे। और कम से कम इंग्लिश के पैसेज को तो पढ़ना आपको सीखना ही चाहिए, क्योंकि आपके जैसे जैसे क्लासेस बढ़ते जाएंगे इंग्लिश के पैसेज हार्ड होते जाएंगे। तो अभी से अगर आपने इन सब चीज़ों को पढ़ा नहीं है, जैसे मैंने वीडियो में आपको दिखाया इस पैराग्राफ को, और इस पैराग्राफ को आपने पढ़ा नहीं, सोचा कि चलो मैं डायरेक्ट आंसर देख लूंगा और जाके क्वेश्चन पेपर में लिख दूंगा, तो ये बहुत बड़ी गलती है। कभी भी आप एक पैराग्राफ, जो छोटी सी स्टोरी जो आपको समझाई जाती है, इसको पढ़ें। इससे आपका ज्ञान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इन सारी स्टोरीज को पढ़ें, इनसे आपको ज्ञान तो मिलेगा ही मिलेगा कि क्या चीज़ें होती हैं, और साथ ही साथ जो है आपका रीडिंग स्किल भी बढ़ेगा, पैसेज समझने की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी और क्वेश्चंस के आंसर देने का तरीका भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद में व्हाट इज बैक्टीरियोलॉजी जो हमें बताना है, तो यहाँ पे ऑप्शन अगर आपने पैराग्राफ पढ़ लिया है तो आपको मिल जाएगा। इसमें बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, द ब्रांच ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया के अध्ययन के बारे में जो साइंस के द्वारा हम अध्ययन करते हैं, या साइंस के माध्यम से जो बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन करते हैं, उस शाखा को जो है हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। पांचवा जो प्रश्न इसमें पूछा गया आपसे, सारे के देखिए एक एक नंबर के क्वेश्चंस दिए गए हैं ना। तो यहां पर देखिए व्हाट आर इंजेक्टेड इनटू अदर विक्टिम्स। तो दूसरे विक्टिम्स के अंदर क्या इंजेक्ट हो जाता है, तो वो होता है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स जो होते हैं वो इंजेक्ट हो जाते हैं। जो दूसरे विक्टिम्स होते हैं, यानी कि हमारे को मच्छर काट रहा है तो हमारे अंदर क्या इंसर्ट हो जाता है, वो होता है पैरासाइट्स। ठीक है, पैरासाइट्स जो हमारे पास आ जाते हैं वो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। और फिर छठा जो क्वेश्चन इसमें, डैश दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, डैश टू whom does they refer here to। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स। ठीक है, ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स। तो यहाँ पे पहले में आ जाएगा ब्लड, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सकिंग इंसेक्ट्स टू whom they आर रेफर टू। तो यहाँ पे किसको ये बोला गया, ब्लड सकिंग इंसेक्ट। ये जो पूरी लाइन है किसके बारे में रेफर किया गया है, यानी कि पूरी जो ये लाइन है क्या बताती है, किसके बारे में बताती है, तो ब्लड सकिंग इंसेक्ट, जो खून चूसने वाले हैं जानवर। इंसेक्ट्स मतलब होता है आपका सूक्ष्म जीव, जो है कीड़े हैं, उनके बारे में ये लाइन दी गई है। तो यही पूछा है कि किसके लिए रेफर किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आइए इसका आपका 6 क्वेश्चन हमने कर लिए, 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। पैराग्राफ से आपसे क्या पूछा गया है, देखिए फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन। पहला जो है आपसे पूछा गया डिजीज और एलिमेंट्स, और दूसरा जो है ए वेरी स्मॉल लिविंग दैट कॉज डिजीज। तो अभी हमने जो है वेरी स्मॉल लिविंग कौन सा होता है, तो वो होता है इंसेक्ट, जो है हमें डिजीज फैलाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, वो इंसेक्ट होते हैं। तो हम जो है इसका आंसर क्या लिख देंगे, इंसेक्ट। इंसेक्ट्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैसेज में से हमें एक वर्ड निकालना था जिसका मतलब ये होता है। डिजीज और एलिमेंट्स जो होता है ये आपको बताना है। तो इसका डिजीज मतलब मैं आपको बताता हूँ, डिजीज मतलब होती है बीमारी। अब बीमारी का जो है आपको सीधा सीधा मुझे बताना है इस पैराग्राफ से निकाल करके कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आंसर आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि देखूँ मैं आपके कितना पैराग्राफ पढ़ते हैं। ठीक है, आंसर कमेंट करिएगा मुझे और मैं देखूंगा कि आप कमेंट में डालिएगा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, और उसका आंसर जो है सामने आप लिख दीजिएगा कमेंट में, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने पढ़ लिया है। दूसरा जो पैराग्राफ है इसमें भी जो है आपको पढ़ना है और उसके बाद जो है क्वेश्चंस का आंसर देने हैं। आपके सामने पूरा का पूरा पैराग्राफ है और इसके बाद देखिए इसके क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं उसकी बात करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें फिर से एमसीक्यू दिया गया है इस पैराग्राफ से। तो यहाँ पर देखिए पहला जो पैराग्राफ है, जो पहला क्वेश्चन है इस पैराग्राफ से, विच इज़ द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। अगर इस पैसेज को आपने पढ़ लिया, जैसे कि मैंने बताया पढ़ने की हैबिट डालिए, पढ़ना सीखिए, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका जो टाइटल हो जाएगा वो हो जाएगा द रोड टू सक्सेस। ठीक है, यानी कि आपकी सफलता की राह जो है इसका हो जाएगा। सेकंड जो क्वेश्चन है, फ्रेंड्स हैव बीन कंपेयर टू, किससे कंपेयर किए गए हैं दोस्त, तो यहाँ पे
स्पीड बम्प से जो है, स्पीड बम्प्स यानी कि ब्रेकर, ठीक है, तो उनसे किए गए हैं कंपेयर। तो यहाँ पे सी जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पैराग्राफ से आपको आंसर देने हैं। अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आर सर्टेन टू डैश, तो यहाँ पर जो आप जब पढ़ोगे तो अराइज हो जाता है, सर्टेन टू अराइज हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सक्सेस इज अ मैटर ऑफ डैश, तो सक्सेस किसका मैटर है? सक्सेस इज मैटर ऑफ चॉइस, आपका जो है सफलता, आपने क्या चॉइस किया है या आपने क्या चुना है। आप जैसे कि मैंने बताया कि सपोज करिए आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो इस चैनल से ही पढ़ रहे हैं या फिर आपने बहुत सारे चैनल्स को चूज कर रखा है और उसमें से कोई बेस्ट चैनल आपने समझ रखा है कि इस चैनल से मेरे को पढ़ने में आसानी होती है, मुझे समझ में आता है और मैं अब यहाँ से पढ़ करके जो है चूज करके इसको पढ़ करके बढ़ जाऊंगा। एक ये भी है मीडियम, या फिर अपने दोस्त कैसे चूज कर रखे हैं। तो ये सारे के सारे सक्सेस जो है, आपका जो सफलता है ना, वो आपके चॉइस पे मैटर करती है कि आपने क्या चुना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए पांचवा जो प्रश्न है इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए पूछा गया है द बम्प्स इन द रोड्स आर अनअवॉइडेबल, तो क्या इनको अनअवॉइड कर सकते हो आप, ये बोला गया है। तो यहाँ पे नहीं, मतलब कि ये बोल रहा है बम्प्स इन द रोड आर अनअवॉइडेबल, यानी कि आप जो है उसको क्या नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते हो। बम्प्स जो रोड पे होते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रेकर्स मान लीजिए एक तरह से, तो ब्रेकर को क्या आप रोड से, मतलब रोड पे जाते समय ब्रेकर का उल्लंघन कर सकते हो? ऐसा हो सकता है कि आप ब्रेकर से बच जाओ? तो नहीं, आप रोड पे अगर चल रहे हो तो ब्रेकर से नहीं बचोगे, आपको रोड से उतरना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ट्रू है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आप जो है इसको जो है अवॉइड नहीं कर सकते हैं। छठा जो क्वेश्चन है, सक्सेस कैन बी मेजर्ड फ्रॉम 4 स्टैंड पॉइंट्स, तो 4 स्टैंड पॉइंट से सक्सेस को मेजर कर सकते हैं क्या? तो नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हमारे को पैसे से ही आंसर देने हैं, तो हमारा जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा फॉल्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट टू कमिसमेंट। कमिसमेंट मतलब होता है आप जहाँ आपको बोले कंप्लीशन जो होता है ना, इसका अपोजिट आपको बताना है। कमिसमेंट, कमेंसमेंट मतलब क्या हो गया आपका? कमेंसमेंट का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है शुरुआत, तो शुरुआत का अपोजिट आपको बताना है पैराग्राफ से। तो मुझे इसका आप फिर से कमेंट करके आंसर दीजिएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं छोड़ रहा हूं ताकि आप देखते हैं कि ये क्वेश्चंस पढ़ के कमेंट करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसका कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका विलोम क्या होगा। कमेंसमेंट मतलब होता है शुरुआत या आरंभ, ठीक है। और दूसरा जो फाइंड करना है आपको पैसेज में से, विक्ट्री का मतलब, विक्ट्री मतलब होती है जीत, और जीत का मतलब जो है आप पढ़ेंगे जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो ट्रायम्फ मतलब है कि सर्जरी की जीत हुई, तो ट्रायम्फ मतलब होता है जीत, और ये पैसेज में मिल जाएगा ट्रायम्फ। तो यहाँ पे TRIUMPH जो है ट्रायम्फ जो होता है, इसका मतलब होता है जीत या विजय, ठीक है। तो विक्ट्री भी वही चीज़ है और ट्रायम्फ भी वही चीज़ है। और यह 10th में आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी मैं आपके लिए जो एनिमेटेड अभी वीडियोस लाऊंगा उसके लिए आप तैयार रहिएगा, आपके लिए बहुत बेहतरीन वीडियोस आने वाले हैं। मैं बता रहा हूँ ऐसा वीडियो मैं बताऊंगा आपको कि पूरे इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूट पे, किसी भी यूट्यूब चैनल पे कहीं भी आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी जो चीज़ मैं आपको देने वाला हूँ कमिंग डेज में, यानी कि विद इन फ्यू डेज। सेक्शन बी जो है राइटिंग सेक्शन है, जिसमें आपको सीधा सीधा क्या बोला गया है कि आप जो है दिनेश कुमार हैं, स्टडी कर रहे हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बदवाशी में। तो बदवाशी में जो आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम कफ एंड फीवर फॉर 2 days, यानी कि आपको सर्दी और जुकाम हो गया है, मतलब जुकाम और बुखार हो गया है, कफ एंड फीवर हो गया है और 2 दिन से है ये। तो डॉक्टर हैज़ एडवाइज, डॉक्टर ने आपको सलाह दी है कि आप जो है कम से कम आइसोलेट रहें अपने घर पर, कम से कम 5 दिन तक, 5 दिन तक अपने घर पर अपने आप को अकेले रखें। इसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को, ताकि वो आपको ग्रांट कर दे एक क्वारंटाइन लीव, यानी कि क्वारंटाइन मतलब आपको क्या बोला है डॉक्टर ने कि आपको अकेले रहने का क्वारंटाइन कर दिया गया है 5 days के लिए, होम आइसोलेशन के लिए, ठीक है। तो ये आपको एप्लीकेशन लिखनी है। इसी के और पार्ट में भी आपको दिया गया क्वेश्चन जो कि आप बता सकते हैं। आप जो है हरीश हैं, प्रिया हैं, आपको ईमेल राइटिंग करनी है, यानी कि ईमेल लेटर जो है एडिटर को लिखना है, न्यूज़पेपर का कोई एडिटर है उसको, और उसमें जो है एड्रेस आपको दे दिया कि इस एड्रेस पे आपको लिखना है और कंप्लेंट करना है सैनिटेशन प्रॉब्लम। आपके एरिया में जो है ना सैनिटेशन नहीं है, ठीक है, यानी कि जो भी चीज़ें हैं वो गंदगी ज़्यादा पसरी हुई है, उसकी सफाई नहीं हो रही है, चाहे नाला हो चाहे आपका गार्बेज डंप्स हो, तो उसके बारे में आपको बताना है। उसके अलावा जो आपका चौथा प्रश्न है जिसमें आपको, आप 9th क्लास के जो है प्रियंका हो सकते हैं या रमन हो सकते हैं, और आपका जो है स्कूल सेलिब्रेट कर रहा है एनुअल डे फंक्शन, उसके लिए जो है आपका प्रिंसिपल आस्क कर रहा है कि एक्सप्रेस करना है आपको अपने व्यूज़, जो आपने
इस ओकेजन पे जो भी आपने समझा है उसको व्यूज को आपको एक्सप्रेस करना है और इसके लिए स्पीच जो है आपको तैयार करनी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ हिंट दिए गए हैं, जिन हिंटों का सहारा आप ले सकते हैं, तो इनमें से आप वर्ड्स को चूज करके लिख सकते हैं। इसी में एक और पार्ट भी दिया गया है जिसमें डिबेट टॉपिक आपका जो है हैवी लोड ऑफ स्कूल बैग्स शुड बी बैंड, यानी कि स्कूल वाले जो है आपसे पूरा बैग मांगते हैं, भले ही पढ़ाते चार चीजें हैं लेकिन पूरा बैग बोलते हैं, सारी किताबें लाओ, सारी कॉपियां लाओ। तो उसके ऊपर जो है आप एक डिबेट कंपटीशन यानी वाद विवाद, जैसे पक्ष और विपक्ष रखते हैं कि स्कूल बैग में क्यों इतनी ज़्यादा मंगाई जाती है। एक बोलता है कि नहीं सभी ज़रूरी है, तो दूसरा बोलता है नहीं सभी ज़रूरी कैसे है जब सारी चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती है, तो दूसरा बोलता है नहीं सभी की आवश्यकता इसलिए कि कभी भी कोई चीज़ पढ़ा सकता है, तो दूसरा बोलता है कि इसका मतलब कि स्टैंडर्ड रूल्स स्कूल में फॉलो नहीं होते। तो इस तरह से वाद विवाद जो हुआ है उसके ऊपर जो है आपके व्यूज़ आपको लिख रहे हैं 60 से 80 शब्दों में। और यहाँ पर जो है कुछ आपको हिंट्स दिए गए हैं, इन हिंट्स का आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें आप प्रेम प्रिया हैं, लेट फॉर स्कूल हैं, टीचर आपको स्टॉप कर दिया है। ठीक है, क्योंकि आप जो है लेट हैं, क्लासरूम में आप नहीं जा सकते हैं, टीचर ने आपको स्टॉप कर दिया है क्लासरूम में जाने से। तो आपको एक डायलॉग बताना है, यानी कि डायलॉग और टीचर और आपके बीच में जो बात हो रही है वो 50 से 70 वर्ड्स में आपको जो है आपने टीचर के साथ जो करा है वो आपको फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी कि ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनके माध्यम से जो है आपको बता देना है। ठीक है, इसके और पार्ट में भी दिया गया है, एक स्टोरी लिख देनी है जो कि यहाँ पर जो है वुड कटर वाली स्टोरी आपने कई बार पढ़ा होगा, वो लकड़हारा वाला, सोने की कुल्हाड़ी वाला, तो आप उसका जो यहाँ पे गिवन आउटलाइन है इसके माध्यम से भी लिख सकते हैं। इसके बाद सेक्शन सी जो है आपका ग्रामर शुरू होता है। अब ग्रामर के क्वेश्चंस जो हैं ये परफेक्टली आपको आने चाहिए, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है। अब यहाँ पे जो है आपको सबसे बढ़िया है कि ऑप्शंस मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस मिलना बहुत अच्छी बात होती है कि ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको सभी में, तो इन ऑप्शंस के हिसाब से आपको जो है क्वेश्चंस को करना है। तो सबसे पहले मैं अब बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसको हटाते हैं, अब हम आंसर्स की बात करते हैं। देखिए, वी डैश ए क्रिकेट मैच एवरीडे यानी कि प्रतिदिन की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे वी प्ले। ठीक है, क्या हो जाएगा, वी प्ले, प्रतिदिन हम जो है क्रिकेट खेलते हैं, और वी है तो वी के साथ प्ले तो प्लेस तो आएगा नहीं। ठीक है, तो हम वी प्ले आ जाएगा इसका आंसर, वी प्ले ए क्रिकेट मैच एवरी डे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कोरोना वायरस डैश ए लॉट ऑफ लाइफ सो फार, तो कोरोना वायरस ने क्या किया है, बहुत सारी जानें ली हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आ जाएगा, हैज़ टेकन, क्योंकि कोरोना वायरस एक ही है और एक के साथ क्या आता है, हैज़ आता है। ठीक है, और बहुत सारे होते तो हैव आ जाता। नेक्स्ट जो है ही डैश बुक्स लास्ट वीक, तो लास्ट वीक में कराया उसने, तो लास्ट वीक में क्या गया, बाई तो नहीं किया होगा उसने, वॉट किया होगा, तो यहाँ पे हमारा वॉट जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जो डार्क कर रहा हूँ उसको समझ लेना, वो आंसर्स हैं आपके। नेक्स्ट जो है आई डैश गो टू जयपुर नेक्स्ट वीक, अब अगले सप्ताह जाने की बात कर रहा है, तो अगले सप्ताह जाऊंगा, इसका मतलब गा मतलब हो गया कि आप आई के साथ में शैल करेंगे या विल करेंगे, तो आई शैल नोट गो टू जयपुर नेक्स्ट वीक, तो दोनों ही ऑप्शन सही है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है विल नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे विल नॉट जो है इसका बेस्ट ऑप्शन आ जाएगा। सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट, इसका वर्ब्स के जो है आपको करेक्ट फॉर्म भरने हैं इसमें। स्लो एंड स्टडी, तो क्या होता है, विंस द रेस। ठीक है, स्लो एंड स्टडी जो धीमे और लगातार चलता रहता है वो क्या होता है, विंस करता है, यानी कि जीतता है। ठीक है, तो विन नहीं आएगा, विंस द रेस। अच्छा, कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो जो है पशु जो है घास खा रहे हैं, तो कैटल है यहाँ पर, तो कैटल आपका जो है क्या आ जाएगा, कैटल जो है पशु हैं। ठीक है, एक गाय नहीं है, एक भैंस नहीं है, कैटल मतलब पशु है, और पशु में बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आर आएगा। इसके बाद जो देखिए, नीदर ही नोर यू डैश प्रेजेंट, तो यहाँ हम क्या दें, नीदर ही और नॉर यू वर प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वर आ जाएगा क्योंकि सबकी बात हो रही है। एवरी टीचर स्टूडेंट्स क्लर्क एंड पियोन डैश ऑन स्ट्राइक टुडे, तो यहाँ पर जो है सारे के सारे हैं, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका, ये आर आ जाएगा, सारे के सारे हैं इसलिए आर आ जाएगा। ये तो आपके आंसर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि फिल करना है आपको डिटर्मिनर से, तो यहाँ पे डिटर्मिनर्स के आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ही इज डैश हेड ऑफ ए फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली, तो ही इज डैश, तो अगर वो डैश है किसका, हेड ऑफ द फैमिली है, यानी कि मुखिया है फैमिली का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, बिल्कुल सही बताइएगा। जब हेड होता है ना, तो जो भी होता है हेड उसको हम द बोलते हैं, तो ही इज द हेड ऑफ द फैमिली, तो द ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ही इज डैश अर्ली बर्ड, तो यहाँ पर जो है क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखो अर्ली आ रहा है, यहाँ पे ई आई ओ यू का यूज़ हो रहा है, तो इसको हमें समझ लेना है कि हमारा जो है यहाँ पे वॉबल्स यूज़ होगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन एन आ जाएगा आंसर में करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो है वी कैन टेक डैश ऑफ द रूट्स,
तो हम जो है रास्ते ले सकते हैं। तो हम नहीं जाते हैं अरे भाई कौन सा रूट ले लूँ मैं, तो ये भाई यहाँ से भी चाल ले वहाँ से भी चाल ले, तो हम दो रास्ते ले सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वी कैन टेक ईदर रूट्स, ईदर ऑफ द रूट्स, यानी कि दोनों में से कोई भी रास्ता ले सकते हैं। तो ईदर रूट्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर डैश हैज़ बिन लुकिंग फॉर यू। अब जो है आप कभी किसी फंक्शन में किसी पार्टी में जाते हैं तो शायद आपसे किसी ने बोला होगा कि यार आपका तो सब इंतजार कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, तो एवरी वन हैज़ बीन लुकिंग फॉर यू, यानी कि सब लोग तुम्हारे लिए ही इन प्रतीक्षा कर रहे थे, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम्ही को देख रहे थे, तुम्हारा ही रास्ता देख रहे थे। तो एवरी वन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए, देयर इज नो आर्गुमेंट डैश दीज टू ब्रदर्स अमंग और बिटवीन। तो देयर इज नो आर्गुमेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अमंग दीज टू ब्रदर्स, दोनों के बीच, बिटवीन नहीं आएगा यहाँ पे, अमंग आ जाएगा। तो अमंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है सी गोज टू स्कूल डैश फुट, तो फुट पे जाती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑन फुट ही आ जाएगा, विद फुट आ जाएगा, तो यहाँ पे ऑन फुट आ जाएगा, अपने पैरों पे जाती है तो ऑन फुट आ जाएगा। सी इज अफ्रेड डैश थीव्स अबाउट, तो यहाँ पे अबाउट आएगा या ऑफ आएगा, कि सी इज अफ्रेड ऑफ यानी कि चोरों से, तो अबाउट नहीं आएगा, ऑफ आ जाएगा यहाँ पे आंसर, ऑफ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए न्यू ब्रिज इज बीइंग बुल्ड या बिल्ट, सॉरी, ए न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट डैश द रिवर, तो डैश द रिवर, तो अक्रॉस द रिवर, नदी के ऊपर जो बन रहा है, अक्रॉस द रिवर होता है, एट रिवर नहीं होगा, नदी के ऊपर नहीं, नदी के ऊपर बनेगा तो एट तो बोलते ही हैं, लेकिन हम उसको एक्रॉस बोलते हैं क्योंकि किनारे दो हो जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्रॉस राइट आंसर, तो यहाँ पे जो है एक्रॉस आएगा। तो आपने आंसर मैच कर लिए आपके क्वेश्चन पेपर के। आगे देखिए, रीड करना है ये पैराग्राफ जो कि आपके चैप्टर से है, और यहाँ पर जो है पहला जो पैराग्राफ है, इससे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया उसको देखिए। यहाँ पे व्हाट डज एवरी चाइल्ड पॉजेस, तो एवरी चाइल्ड क्या पॉजेस करता है, तो यहाँ पे हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। पहली लाइन आपको देखने को मिलेगी, देखिए ध्यान से, अगर पहला लाइन आप देखते हैं तो एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यहाँ तक जो है इसका आंसर आ जाएगा, ये है जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, सेकंड क्वेश्चन है हु इज एवरी चाइल्ड ट्रेंड, बाई हुम इज एवरी चाइल्ड ट्रेंड, तो किसके द्वारा जो है हर बच्चा ट्रेंड किया जाता है, फिगर ऑफ अथॉरिटी के द्वारा। हमारा जो है पैसेज से हमें आंसर लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा फिगर ऑफ अथॉरिटी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फिगर्स, फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट जो है इसमें, व्हाट डिड कलाम इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर, तो उसने, कलाम ने अपने फादर से क्या हासिल किया था या क्या प्राप्त किया था, तो हम कह देंगे, अगर इस पैराग्राफ को आपने पढ़ लिया होगा, इस चैप्टर को पढ़ लिया होगा, तो उसने करा था ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, ये पैराग्राफ या फिर आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसके हिसाब से आप आंसर इसका दे सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है, इसमें पूछा गया आपसे व्हाट डिड कलाम इनहेरिटेड फ्रॉम हिज मदर, तो उसने अपने माता से क्या प्राप्त किया था, तो उसने अपने माता से जो है फेथ, फेथ इन गॉडेस, गुडेस, गुडनेस, गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, डीप काइंडनेस, उसने अपने माता से जो है अच्छी चीजें प्राप्त की थी, साथ साथ में दयालुता भी प्राप्त की थी। ठीक है, और इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है, हाउ मैनी क्लोज फ्रेंड्स डिड कलाम हैव, तो कलाम के कितने दोस्त अच्छे थे, तो आपको अच्छे तरह से चैप्टर पढ़ा होगा, तो 3 उसके फ्रेंड्स थे जो अलग अलग काम कर रहे थे, आपको पता ही होना चाहिए ये चीज़। तो लेटर ही टुक डैश टू होम डज ही रेफर टू, तो यहाँ पे ही किसको बताया गया है, इसका क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर, अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया तो आंसर आ जाएगा आपका रामानंद शास्त्री, रमनदा शास्त्री, तो यहाँ पे आ जाएगा RAMANADADHA, रमनदा शास्त्री, SASTRY। ठीक है, नेक्स्ट जो है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, पावर टू एनफोर्स
ऑबिडेंस, तो ऑबिडेंस जो है उसको हम बोलते हैं, अगर पावर आपको मिल जाए ऑबिडेंस की तो उसको बोलते हैं अथॉरिटी, यानी कि अधिकार हो जाता है वो। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका अथॉरिटी। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें, पर्सन्स हु ट्रेवल टू स्केर्ड प्लेसेस, यानी कि जो पवित्र जगहों को घूमते हैं या पवित्र जगह पे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, पिलग्रिम्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स, ठीक है, या पिलग्रिम बोल दोगे आप, सही है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर जो है आपके बड़े क्वेश्चंस आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए, वाई वाज केजिया अफ्रेड फॉर ऑफ हर फादर, तो लिटिल गर्ल से लिखा गया है कि आपका केजिया जो है अपने पिताजी से क्यों डरती थी, ये आपको बता देना है। इसके बाद में विच टू इम्पोर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजंस डिड द डॉक्टर मेक एज ही लुक्ड एट हिज इमेज इन मिरर, जब उसने अपने परछाई को देखा तो उसने कौन सा जो है शेकिंग डिसीजन लिया था डॉक्टर ने, वो आपको बताना है। इंपॉर्टेंट और द अर्थ शेकिंग, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण और जो है धरती हिला देने वाला है, उसको कपा देने वाला कौन से दो डिसीजन उसने लिया था। द स्नेक एंड द मिरर से ये चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है। और व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द म्यूजिक ऑफ द फ्लूट ऑन विक्रम शीट, तो विक्रम सेट पे जो है इम्पैक्ट क्या पड़ा था फ्लूट यानी म्यूजिक का, बांसुरी का, तो काठमांडू से आपको बता देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है, व्हाई डज द इंटरडर वांट टू टेक ऑन गैराड आइडेंटिटी, तो गैराड आइडेंटिटी में जो इंटरडर था उसने जो है क्या देखा, या यानी क्या डिसीजन लिया है, या कह सकते हैं व्हाई डज ही द इंटरडर वांट टू टेक गैराड आइडेंटिटी, तो गैराड आइडेंटिटी क्यों लेना चाहता था वो, ये आपको बताना है। इफ आई वर यू से ये लिया गया है। 60 शब्दों में आप उत्तर देना है 12वें प्रश्न का। व्हाट इज आइंस्टीन्स कंट्रीब्यूशन टू द नॉलेज ऑफ साइंस, नॉलेज ऑफ साइंस में आइंस्टीन का क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या उसकी जो उपलब्धि थी वो बताना है। ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड से चैप्टर से लिया गया है। नेक्स्ट जो है, वाई वाज बुर्नो सेंट द मैसूर जू, मैसूर जू में उसको क्यों भेजा गया था, मैसूर जू में उसको क्यों भेजा गया था ब्रूनो को। और वाई वाज अनलिमिटेड अन सॉरी अल्टीमेटली ब्रॉट बैक होम, और वाई वाज ही अल्टीमेटली ब्रॉट बैक होम, और उसको क्यों जो है वापस घर लाया गया। द बॉन्ड ऑफ लव से ये क्वेश्चन उठाया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टांजा विद रेफर टू कॉन्सेंट, तो आपको एक्सप्लेन कर देना है इस स्टांजा को। तो स्टांजा में दो ऑप्शंस हैं, दोनों में से किसी एक को एक्सप्लेन आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें आपको 14 नंबर यहाँ पे भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, जिसमें 20 से 30 वर्ड्स में आपको आंसर देने थे, तो आपने आंसर्स इसके लिख दिए होंगे मेरे हिसाब से सभी ने, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो है 60 वर्ड्स में आंसर देने थे, इसी में भी आपने आंसर्स लिख दिए। छोटे क्वेश्चंस के मैंने सारे आंसर्स आपको दे दिए हैं, तो आपको दिक्कत तो नहीं हुई होगी मेरे हिसाब से। इसके बाद जो नेक्स्ट देखिए, एनी वन की बात कर रहा है, इसमें से कोई एक का ही आंसर देना था आपको, इनमें से कोई 2 का ही आंसर देना है। तो क्वेश्चन का जो है आपको इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ना है, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश जो है जरूर पढ़ना है, क्योंकि उसमें आपसे पूछा गया केवल 2 बताइए, आप पता चला कि आपने तीनों कर दिए, तो तीनों में से जो सही 2 होंगे ना स्टार्टिंग के, वही एग्जामिनर चेक करेगा, बाकी काट देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि भैया हमको जो है 2 ही सही करने हैं, चाहे पहला करूं चाहे दूसरा करूं, या पहला करूं या तीसरा करूं, या दूसरा करूं या तीसरा करूं, तो मेरे को जो सही लगता है वही करूंगा। और इन दोनों में से ही आपको कोई एक ही करना था, इन दोनों को नहीं करना था, कोई एक ही करना था। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने जो है इंस्ट्रक्शंस को पढ़े या नहीं पढ़े। यहाँ पे देखिए एनी 2 करने हैं, एनी 2 करने हैं किस में से, इन सारे प्रश्नों में से एनी 2 करने हैं। 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं, इनमें से कोई भी 2 ही करने हैं। ईश्वर इन द टोलर स्टोरी टेलर से था, इन द किंगडम ऑफ फूल से था, और जो है आपका ए हाउस इज नॉट ए होम था, और एक्सीडेंटल टूरिस्ट था। तो इनमें से कोई भी आपको केवल क्या करने थे, 2 ही करने थे। तो आप अगर चारों करते तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, मिलने नंबर केवल 2 के ही हैं। तो आपको समझना है कि 2 कौन से करने हैं। 2 या तो आप स्टार्टिंग के 2 करिए, लास्ट के 2 करिए, या बीच के 2 करिए, या पहला करिए और आखिरी करिए। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा करते हैं। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा जो मैंने आपसे पूछा है, अगर आप बताना चाहें तो आपकी इच्छा है, फोर्स नहीं है। बाकी सारे सॉल्यूशंस मैं दे रहा हूं, और पीडीएफ अगर आप सेंड करना चाहते हैं तो मैं आपको नंबर दे चुका हूं, पीडीएफ वहां पे भेज सकते हैं अपना, जो भी आपके पेपर हो रहे हैं। क्योंकि हर जिले में, जो आपके 33 जिले हैं, उन 33 जिलों में हर दिन अलग पेपर हो रहा है। आपका कहीं पर हिंदी हो रहा है पहले दिन, कहीं पर इंग्लिश हो रहा है पहले दिन, कहीं पर सोशल साइंस हो रहा है पहले दिन, कहीं पर मैथ हो रहा है पहले दिन ही, और पहले दिन ही कहीं पर एसएसटी भी देखने को मिल रहा है, और कहीं पे साइंस भी देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। बाकी आपको कोई टेंशन लेनी नहीं है। यहाँ पर जो सॉल्यूशंस बताए जा रहे हैं उनको थोड़ा सा पढ़िए, क्वेश्चन पेपर को रीड करिए, समझिए, और इसको आराम से तैयार करिए। बाकी आप टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ें मैं आपको करवाता रहूँगा, और हर समय आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियोस जो है प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।